आपको पता है कि हर रोज़ आपके सामने कुछ सीक्रेट साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जो आप अननोइंगली फेस भी करते हो। हाँ, इसे ही डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। जो लोग इसके सीक्रेट्स को समझते हैं वो लोगों को और सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि बहुत से इंटेलिजेंट लोग जो डार्क साइकोलॉजी की पावर को तो पहचानते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये नॉलेज उनके लिए तो आउट ऑफ रीच है या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सच ये है कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप समझते हो। चलिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं। साकेत एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन उसका सपना था और भी बड़ा और भी पावरफुल बनने का। उसने ज़िंदगी में सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया था, लेकिन अब उसके मन में एक और इच्छा थी, अपने अराउंड लोगों को अपने हिसाब से चलाना, उन्हें कंट्रोल करना। उसने सोचा अगर मैं इन लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकूं तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं और भी बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता हूं। साकेत के ऑफिस में एक नई एम्प्लॉय थी, शैली। शैली एक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत हार्ड वर्किंग लड़की थी, लेकिन वो इमोशनली वल्नरेबल थी। साकेत ने उसकी कमज़ोरी को तुरंत पहचान लिया और अपनी चाल चलना शुरू कर दी। शुरू में साकेत शैली को अपने काफ़ी करीब ले आया। उसने शैली को बताया कि वो कितनी टैलेंटेड है और कैसे वो उसकी हेल्प से ऑफिस में आराम से प्रमोशन हासिल कर सकती है। धीरे धीरे साकेत ने शैली को अपने डिसीजंस में शामिल करना शुरू कर दिया, लेकिन हर डिसीजन साकेत का ही होता था, पर बस वो शैली को वैल्यूएबल फील करवाने के लिए उसे इंक्लूड करता था। शैली को ऐसा लगता था कि वो अपना रास्ता खुद चुन रही है, लेकिन असल में वो बस साकेत के प्लान का पार्ट बनती जा रही थी। एक दिन साकेत ने शैली को बोला, तुम समझती हो कि तुम्हारे जो दोस्त हैं और तुम्हारा जो परिवार है वो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं। मेरे हिसाब से वो सिर्फ तुम्हें नीचे गिरा रहे हैं। तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और अपना पूरा पोटेंशियल अभी यूज़ नहीं कर पा रही हो। तुम्हें अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तभी तुम और भी ज़्यादा आगे जा सकती हो, अपने लिए, अपने क्लोज वंस के लिए और भी ज़्यादा अच्छा कर सकती हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें सिर्फ मुझ पे भरोसा करना होगा। शैली ने धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली से दूरी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि साकेत ने उसके दिमाग में ये डाल दिया था कि बस वही एक इंसान है, सिर्फ साकेत ही है जो उसका असली दोस्त है, वही उसका भला चाहता है। साकेत के सटल हिंट्स और छुपे हुए प्लान्स शैली को इमोशनली और भी ज़्यादा आइसोलेट कर रहे थे। उसे हर बात के लिए साकेत पर डिपेंडेंट बना दिया गया था, बिना किसी ज़बरदस्ती के। जब शैली ने अपना नया प्रोजेक्ट शुरू किया, दिन रात मेहनत करके उसे कंप्लीट किया, शैली को लगा था कि उसको तो प्रमोशन मिल जाएगा आसानी से। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो साकेत ने सारा क्रेडिट अपने नाम कर लिया। शैली ने जब अपना क्रेडिट लेने के लिए बोला, उसकी कोशिश की, तो साकेत ने उसको अपने वही चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना शुरू किया। साकेत ने कहा, आपके बिना तो ये प्रोजेक्ट कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता था, तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट तुम्हें फ्यूचर में मिलेंगे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी तुम इस लेवल पर नहीं हो कि इसमें तुम्हारा नाम आना चाहिए। शैली को लगा कि शायद साकेत का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, शायद साकेत सही कह रहा है। साकेत का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन इतना गहरा था कि शैली को अपने अस्तित्व पर डाउट होने लगा। हर बार जब शैली कुछ पूछती, साकेत उसे ये फील कराने लग गया था कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है और साकेत ही उसका सही रास्ता दिखा सकता है। लेकिन एक दिन जब शैली ने एक्सीडेंटली यूट्यूब पर डार्क साइकोलॉजी के टैक्टिक्स को एक्सप्लोर किया, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि साकेत ने तो उसके दिमाग के साथ खेल करके उसका सिर्फ इस्तेमाल ही किया है अभी तक। उसने रियलाइज़ किया कि वो खुद अपने फैसले ले सकती थी, लेकिन साकेत ने उसको हमेशा डाउट में रखा था। उसे कॉन्फिडेंट फील कराने की जगह वो सिर्फ उसे एक प्यादे जैसा यूज़ कर रहा था, जिससे वो खुद को पावरफुल बना रहा था, और भी ज़्यादा पावर गेन करता जा रहा था। शैली ने फाइनली हिम्मत करके जॉब छोड़ दी और वो साकेत के जाल से बाहर निकल आई। अब साकेत को एक नए शिकार की तलाश थी, लेकिन शैली ने अपने आप को उसके जादू से पूरी तरह से आज़ाद कर लिया था। उसे समझ आ गया था कि आपके सामने अच्छा दिखने वाला इंसान, हमेशा आपकी भलाई दिखाने वाला इंसान, हमेशा सही नहीं होता। इसी तरह अगर आप अपने अराउंड देखोगे तो ऐसे साकेत आपको हर जगह दिखेंगे, आपकी क्लास में, ऑफिस में, कॉलोनी में, फ्रेंड सर्कल में, इवन आपकी फैमिली में। तो डिसाइड आपको करना है, आप शैली जैसे यूज़ होना चाहते हो या फिर इस जाल में फंसना नहीं चाहते, और अगर इस जाल में फंसे हुए हो तो उससे बाहर आना चाहते हो। इसलिए डार्क साइकोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप इन ट्रैप से बच सको।
आज शेयर करेंगे पावरफुल डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स। ये ट्रिक्स ना सिर्फ आपको दूसरों के मैनिपुलेटिव टैक्टिक से बचाने में मदद करेंगी, बल्कि आपको सोशल सिचुएशन में नए कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट करने की भी पावर देंगी। देखते हैं। नंबर 5, बिकॉज। अच्छा, आपने सुना ही होगा कि एक वर्ड पूरे परसेप्शन को बदल सकता है। ऐसा ही एक वर्ड है बिकॉज। ये छोटा सा शब्द बात के बाद ऐड करने से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप किसी को अपने साथ अग्री करवा सकते हो, किसी को भी अपनी बात से सहमत करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेसिक एस्पेक्ट को टारगेट करता है, डिजायर ऑफ एक्सप्लेनेशन। जब हम बिकॉज सुनते हैं हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली एक्सप्लेनेशन के लिए रेडी हो जाता है, अब चाहे वो एक्सप्लेनेशन वैलिड हो या ना हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान इस वर्ड को आपके सामने कुछ ज़्यादा ही यूज़ करता है या हर बात पर एक्सप्लेनेशन देता है, तो आपको उस इंसान के एक्शंस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप उस पर कम से कम रिलाई करो। मे बी आप उसके ट्रैप में आ सकते हो या अभी आप उसके ट्रैप में फंसे हुए हो। नंबर 4, द पावर ऑफ पॉज। इस ट्रिक से आप अपनी कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हो। मैनिपुलेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप एक कन्वर्सेशन में साइलेंस का यूज़ करते हो तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली और ज़्यादा बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। ये एक तरीका है जिससे आप उनसे बातें निकलवा सकते हो जो शायद वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए कभी भी इंस्टेंट रिप्लाई नहीं करना चाहिए, चाहे वो चैटिंग ही क्यों ना हो। कई बार होता है ना, सामने वाला इंसान कुछ टाइप कर रहा होता है, आप भी कुछ टाइप कर रहे होते हो, वो रुक जाता है, आप टेक्स्ट भेज देते हो। ऐसे में कई बार हम वो चीज़ें मिस आउट कर देते हैं जो शायद फ्यूचर में दोबारा पता ना लग पाएँ। तो फेस टू फेस बात हो या चैटिंग में बात हो, मेक श्योर टू पॉज लेकर बात करना आपकी बात को ज़्यादा वैल्यूएबल भी शो करता है। थर्ड आता है नॉन रिएक्टिविटी। नॉन रिएक्टिविटी का राज समझने के लिए आपको एक बुली की तरह सोचना होगा। बुलीज सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, रिएक्शन। चाहे वो डर हो, गुस्सा हो या उदासी हो, आपका रिएक्शन ही उनका पावर सोर्स होता है। अगर आप रिएक्ट ही नहीं करते तो उनका मेन सोर्स ऑफ पावर कट ऑफ कर देते हो। सेम गोज विद मैनिपुलेशन। आपका हर किसी की हाँ में हाँ मिलाना, सबकी बात इजीली मान लेना आपको इजी प्रे बनाता है, आसान शिकार जैसा बना देता है। अपने रिएक्शन को थोड़ा रिजर्व करो, पहले सोचो समझो, उसके बाद रिएक्ट करो, ताकि मैनिपुलेटर को पता रहेगा कि उसकी ट्रिक्स काम नहीं कर रही हैं और आपको पता रहेगा कि सही जगह पे कैसे रिएक्शन देना है। सोचो, कोई इंसान आपको आपकी वीकनेस को लेकर टॉन्ट करता है, सामने से आप गुस्सा करते हो, गाली देते हो, बात को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देते हो, तो क्या होगा? अब उसको तो कंफर्मेशन मिल गया ना, उसको आपका एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया। अब जब भी वो आपके साथ किसी भी आर्गुमेंट में हार रहा होगा या उसको आपको नीचा दिखाना होगा या आपको ट्रिगर करना होगा, गुस्सा दिलाना होगा, वो उसी ट्रिगर पॉइंट पे अटैक करेगा। उसको क्लियर हो गया कि आपको किस चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी है। आपको आपके काम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपकी एनर्जी वेस्ट करवाने के लिए उसको सिर्फ एक बार उस वीकनेस की बात करनी है। लेकिन अगर आप नॉन रिएक्टिविटी का सहारा लोगे तो आपकी वीकनेस और आपके जो ट्रिगर पॉइंट है उसको पता करने के लिए डार्क साइकोलॉजी की 100 बुक भी पढ़ लेगा तो उसको नहीं पता लगेगा कि आपको ट्रिगर कैसे करना है, आपको गुस्सा कैसे दिलाना है। तो ये नॉन रिएक्टिविटी आपके लिए हर जगह काम करती है। सेकंड आता है फुट इन द डोर। भाई यार, बस हेडिंग बता दे, बाकी आंसर मैं खुद लिख लूंगा। ऐसा कुछ आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, नहीं? छोड़ो, लोकल बस या फिर ट्रेन में आपने देखा होगा, पूरी फुल होती है बस, स्टिल एक बंदा आता है और आके बस गेट में एंटर कर लेता है और जैसे जैसे बस चलती है वो धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाता रहता है। फुट इन द डोर डार्क साइकोलॉजी की एक टेक्निक है जिसमें लोग पहले एक छोटी रिक्वेस्ट करते हैं और जब वो एक्सेप्ट हो जाती है तब उसके बाद रिक्वेस्ट बड़ी करने लगते हैं। ये टेक्निक इस बिहेवियरल कंसिस्टेंसी पर बेस्ड है कि जब कोई इंसान एक छोटे फेवर के लिए हाँ करता है तो उसका माइंडसेट उस तरफ हो जाता है कि हाँ, अब वो दूसरे रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करेगा ताकि वो अपने पिछले डिसीजन के साथ कंसिस्टेंट रह सके। देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब कोई इंसान छोटी रिक्वेस्ट करता है तो उसे मना करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लोग इस रिक्वेस्ट को जल्दी मान भी लेते हैं। अब कोई आपसे पेन मांगेगा तो आप सोचोगे क्या ही इसको पेन के लिए मना करना है, आप अपना पेन उसको दे देते हो। जब इंसान एक बार हाँ बोल देता है तो उसका परसेप्शन अपने बारे में थोड़ा चेंज हो जाता है। लाइक वो ये सोचने लगता है कि मैं मदद करने वाला इंसान हूँ, मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, मैं इस लायक हूँ कि मैं इसकी मदद करूँ। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में।
उसके बाद जब उसी इंसान से बड़ी रिक्वेस्ट की जाती है तो वो अपने बिहेवियर के साथ थोड़ा कंसिस्टेंट रहने के लिए उस बड़ी रिक्वेस्ट को भी मानने की कोशिश करता है, और उस चीज़ के लिए मना करना शायद उसके लिए अपनी पुरानी इमेज का कुछ खंडन करने टाइप लगता है। इसलिए वो ऑकवर्ड या फिर इनकंसिस्टेंट ना लगे, इसलिए वो बड़ी रिक्वेस्ट को भी मान लेता है। इसका यूज़ रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंडशिप में कैसे होता है, आप सोचो और कमेंट सेक्शन में बताओ। हम आते हैं नंबर 1 ट्रिक पर, इम्परफेक्शन। डार्क साइकोलॉजी में इम्परफेक्शन का कॉन्सेप्ट एक तरह से इंसानों को मैनिपुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब लोग अपनी वीकनेस, इनसिक्योरिटीज़ या इम्परफेक्शंस को दिखाते हैं, वो सामने वाले इंसान को अपनी जेन्युइननेस का प्रूफ दे रहे होते हैं ताकि सामने वाला इंसान उनसे रिलेट कर सके और एक पॉइंट पे आके अपनी वीकनेस, मिस्टेक, ट्रिगर पॉइंट सारा कुछ खुद ही उनके सामने पेश कर दे, जिसका यूज़ मैनिपुलेटर उन्हें कंट्रोल करने के लिए फ्यूचर में कर सकता है। ये कैसे काम करता है? सबसे पहले तो ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है अपने इम्परफेक्शंस को दिखा के। जब कोई अपने इम्परफेक्शन दिखाता है या अपने फ्लॉज ओपनली शेयर करता है, सामने वाले इंसान को लगता है कि यार ये इंसान तो बिल्कुल मेरे जैसा है, ये तो एकदम जेन्युइन है। और यही वल्नरेबिलिटी सामने वाले इंसान को इमोशनली अटैच्ड या बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करवाती है। जब आपको लगता है कि दूसरा इंसान इतना ज़्यादा ऑनेस्ट और इतना ज़्यादा फ्लॉड है तो आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो, एक इंसान आपको बता रहा है कि उसने पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही है, उसने बहुत सारी मिस्टेक की हैं, इसलिए उसको ट्रस्ट इशू है या वो हमेशा परफेक्ट नहीं रहा है। तो इससे आपको लगता है कि हाँ, ये काफ़ी रियल है और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाला इंसान है। इस ऑनेस्टी के बेसिस पर आप उस पर ट्रस्ट करने लगते हो और इसी का फ़ायदा मैनिपुलेटर